देखिए बेटा, हमें आज क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हमको ये भी पता होना जरूरी है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता क्या है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये कोई एक रिएक्शन है इस तरह से, ये रिएक्शन बैलेंस भी हो सकती है या नहीं भी बैलेंस हो सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर रिएक्शन लिखी है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हम क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके सभी के इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होंगे। मतलब ए के इक्विवेलेंट बी के भी बराबर है, सी के बराबर भी है, डी के बराबर भी है, और डी के इक्विवेलेंट इक्वल टू सी के बराबर भी। मतलब सारे इक्विवेलेंट्स एक दूसरे, सारे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स या प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि हम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो बेसिकली इक्विवेलेंट निकालने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम चार बेसिक तरीकों में ही फोकस करेंगे। वो कौन कौन से हैं? अगर हमें वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है तो हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये हमारा क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या दे देगा? इक्विवेलेंस। अगर हमको नॉर्मेलिटी दी है एंड वॉल्यूम दिया है, तो नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये आपको क्या दे देगा? इक्विवेलेंस। ऐसे ही अगर आपको मोलरिटी दी है एंड वॉल्यूम दिया है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में, तभी आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास मोल्स दिए हैं तो हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये चार बेसिक तरीके हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं। ये आपका मतलब इक्विवेलेंट आपको निकालने हैं, तो वेट दिया है तो, नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया है तो, मोलरिटी वॉल्यूम दिया है तो, और मोल्स दिया है तो हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट ही निकालना सबसे डिफिकल्ट काम है, बाकी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये तो किसी भी रिएक्शन में लगा सकते हैं, बैलेंस हो या ना हो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो क्या दिया है आपको? 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव्स 0.2 ग्राम ऑफ मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्लियर? सबसे पहली प्रॉब्लम हमें जो दिख रही है वो ये है कि वो मेटल ऑक्साइड क्या MO है, या M2O3 है, या फिर M2O4 है, या फिर MO2 है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि वो किस तरह का मेटल ऑक्साइड है। करेक्ट, सिंपल बस आपको बताया गया है कि एक मेटल ऑक्साइड है। करेक्ट, और वो मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बस इतनी चीज बोली गई है। अब वो किससे रिएक्ट करके कर रहा है, कि सिर्फ हीट कर देने से हो जा रहा है, साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, इस ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बना हुआ है। आपको मेटल ऑक्साइड नहीं दिया, आप उसको MxOY मान लीजिए, और उसको वो मेटल में चला गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो या ना बैलेंस हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, आपको हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ MxOY इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए दिया क्या है? यहां पे वेट दिया हुआ है, और अगर वेट दिया है तो हम क्या करेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। करेक्ट। अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल के बारे में भी क्या दिया है? वेट दिया है, तो हम क्या करेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। करेक्ट। अब बात आ जाती है कि भाई आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो वेट आपको 1 ग्राम दिया,
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकले? तो मैंने आपको एक बात बताया था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ टोटल इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ पार्ट फर्स्ट और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ पार्ट सेकेंड। इस वाले कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट हमको, क्योंकि टोटल कंपाउंड का कुछ नहीं पता है तो हम मेटल का मान लेते हैं E और आपका ऑक्सीजन का कितना होगा 8। तो इस तरह से टोटल मॉलिक्यूल का आपका इक्विवेलेंट आ गया, मतलब MxOY का टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा E प्लस 8। तो यहाँ से हमको ये वेट दिया था 1 ग्राम, तो उसको लिख दिया। अच्छा, अब मेटल के बारे में वेट कितना दिया है 0.2 ग्राम, और मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमने क्या मान के रखा है E। आप इससे सॉल्व करेंगे तो E कितना आ जाएगा आपका 2 ग्राम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ गए आप? तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखते हैं तो क्या है, इसमें आपको दिया है 3 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड गिव्स 2 ग्राम ऑफ मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मेटल क्लोराइड दिया, तो फिर से हमको नहीं पता है कि वो MCl है या MCl2 है या M2Cl2 है, मतलब क्या है कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए उसको MxCl(Y) मान लीजिए, और वो किससे रिएक्ट कर रहा है किससे रिएक्ट नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेटल में जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ MxCl(Y) इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या दिया है, फिर से वेट दिया हुआ है। वेट दिया है तो हम क्या करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, मेटल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, इसका भी वेट दिया है, तो हम क्या करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट। समझ गया आप? अब वेट जो आपको दिया है वो दिया है 3 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट मेटल का E मान लेते हैं, और Cl का आपको पता है 35.5 होता है, करेक्ट। और ये आपका 2 ग्राम होता है, ये आपका E होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 71 ग्राम। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ 71 ग्राम हो गया, किसका, आपका मेटल का इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं कि आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गिव्स 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो आप क्या करिए, मेटल नाइट्रेट को मान लीजिए कि आपका कोई Mx और NO3Y है। ठीक है, क्योंकि हमको उनका भी कोफिशिएंट नहीं पता होगा क्या है। फिर वो कहाँ चला जाता है, MaSO4 मेटल सल्फेट, तो इसका भी कोफिशिएंट नहीं पता है, तो अपन लोग यही मान लेते हैं। अब ये किससे रिएक्ट किया, H2SO4 से रिएक्ट किया, कैसे ये बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमको ये पता है कि हमारा रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट ये बन गया, कोई बात नहीं। किससे रिएक्ट किया, साइड प्रोडक्ट क्या था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप क्या करिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाइए। तो क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से हम कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ Mx NO3Y इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MaSO4 होल बी, करेक्ट। अगर इतना हमारा हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्या दिया है, वेट दिया है, इसका भी क्या दिया है, वेट दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा हम क्या करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका भी क्या करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इसको सॉल्व करने जाएंगे। सॉल्व होगा तो ये आएगा 1 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल E मान लेते हैं। अब NO3 का मास जो होता है वो 62 होता है, और उसका चार्ज कितना होता है 1, तो n फैक्टर से डिवाइड कर दिए, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, करेक्ट। ऐसे ही आपका यहाँ पे वेट है 0.86, और इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ मेटल E मान लिया है। अब ये क्या है, SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सोचो, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट होता है 96 और n फैक्टर होता है 2,
तो कितना आ जाएगा 4 और 8, तो मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे 96/2, तो ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO42 माइनस। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ टोटल इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड पार्ट, करेक्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने मेटल का मान लिया E और SO4 का कितना हो जाएगा 96/2, क्योंकि उसका n फैक्टर 2 है, चार्ज उसका 2 है, तो उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो E कितना आएगा आपका 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका क्या है, आपको दिया है 1.35 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम was converted into 1.88 ग्राम of pure calcium oxide, calculate the atomic weight of calcium। तो आप सोचिए यहाँ पे दिया है आपको कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ Ca इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaO, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो हम लगा ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेट 1.35 वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका वही हमसे पूछा गया एटॉमिक वेट, तो हम इसका क्या मान लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मतलब एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 2, इक्वल टू यहाँ पे हम क्या कर देंगे आपका 1.88 डिवाइड बाई एटॉमिक वेट अपॉन 2 प्लस आपका ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8। अब देखिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है आपका, A metal chloride contains 71% weight by weight of chlorine and calculate the equivalent weight of metal bromide। मतलब मेटल क्लोराइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और मेटल ब्रोमाइड के बारे में पूछा है, करेक्ट। अब हम मान लेते हैं कि वो मेटल क्लोराइड कोई MxCl(y) है, ठीक है, क्योंकि हमको उसका ये भी नहीं पता है कि किस तरह का है, तो हमको उसका कोएफिशिएंट नहीं पता, तो हम मान लेते हैं ये। तो हम अगर ये मानेंगे तो आपको पता है कि Cl कितना है 71% है, वेट बाय वेट, करेक्ट। तो मेटल कितना होगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं, अगर ये 71% है तो कितना होगा 29% होगा, करेक्ट। अब 71% का मतलब क्या होता है, मतलब होता है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन इन टोटल वेट ऑफ इन टोटल वेट ऑफ 100 ग्राम ऑफ MxCl(y), करेक्ट। मतलब टोटल 100 ग्राम में 71 ग्राम कितना है क्लोरीन है, तो बताइए आपका 29 ग्राम ऑफ मेटल होगा इन टोटल वेट ऑफ 100 ग्राम ऑफ MxCl(y), क्या ये हम कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अगर कोई मान लो ये कंपाउंड बना है, तो इस कंपाउंड में हम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब रिएक्ट होके बनाए होंगे MCl तो वो अपने इक्वल इक्विवेलेंट में रिएक्ट होंगे, तो इक्वल इक्विवेलेंट में अगर वो रिएक्ट हुए तो उनके इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट दिया है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे क्या दिया है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसका वेट कितना दिया है आपका 29, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है तो E मान लेते हैं। इसका आपको कितना दिया है 71 और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.5। तो जो आप E सॉल्व करेंगे तो ये E आएगा आपका 14.5 ग्राम, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 14.5 ग्राम। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए था, हमको बोला है कि वही मेटल जब ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो मेटल ब्रोमाइड बनाता है, तो मान लेते हैं कि मेटल ब्रोमाइड कोई ऐसे बन रहा है, इसके भी कोएफिशिएंट नहीं पता है, तो हम फिर से कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ब्रोमाइड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन। अब आप बात समझिए कि आपका इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कितना है 14.5 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन कितना है, तो ब्रोमीन कितना हो जाएगा जो उसका मॉलिक्यूलर मास है और डिवाइड बाय उसका n फैक्टर 1 होगा, क्योंकि ब्रोमीन में चार्ज कितना होगा -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा 94.5 ग्राम आपका आ जाएगा क्या मेटल ब्रोमाइड का आपका इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि हमने समेशन रूल से इसको सॉल्व कर दिया।
तो ये 94.5 ग्राम जो है आपका इक्विवेलेंट वेट है इसका मेटल ब्रोमाइड का। और गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, मेटल क्लोराइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ 0.2 मोलर FeSO4। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि KMnO4 प्लस FeSO4 जब रिएक्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी कि क्या बनाएंगे, ये हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मोलरिटी दी है, और मोलरिटी दी है तो हमको एन फैक्टर पता होना जरूरी है, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे इक्विवेलेंट के लिए, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। तो हमको एन फैक्टर पता होना जरूरी है। एन फैक्टर पता होने के लिए इनके रिएजेंट मतलब किस में कन्वर्ट हुए ये भी पता होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो आपको बाय डिफॉल्ट KMnO4 कहाँ चला जाएगा, Mn2 प्लस में। अब देखिए ये है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो आयरन कहाँ चला जाएगा, क्योंकि आयरन +2 पे है तो +3 में चला जाएगा, और सल्फर ऑलरेडी +6 में है तो वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। करेक्ट। अब हमारे पास मतलब ये रिएक्शन हो रही होगी तो ये प्रोडक्ट बन रहे होंगे। अब बताइए KMnO4 का एन फैक्टर कितना होगा। KMnO4 का एन फैक्टर अगर हम देखें तो +7 से +2 जा रहा है, तो मतलब ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एन फैक्टर 5 हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, +2 से कहाँ जा रहा है, +3 जा रहा है, तो एक का चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इनके एन फैक्टर हो गए। अब इसके बेसिस पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ ये लिख सकता हूँ। तो अब मुझे देखना पड़ेगा इसके इक्विवेलेंट में निकालने के लिए गिवन क्या है, तो इसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोलरिटी दी है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अच्छा यहाँ भी मोलरिटी दी है तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे आपकी मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी है 0.1 मोलर इंटू एन फैक्टर कितना है 5 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको जो आपको दिया डिवाइड बाय 1000, क्योंकि आपको ml में निकल आएगा ये वैल्यू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.2 इंटू एन फैक्टर कितना दिया है आपका 1, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपको 40 ml। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम है 40 ml वॉल्यूम। क्या बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कि आपका व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर K2Cr27 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज दिस मीडियम। फिर से आप देखेंगे तो यहाँ मोलरिटी दी है, अगर मोलरिटी दी है तो फिर से हमको एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो हमको फिर से सोचना पड़ेगा कि इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अगर ये नॉर्मलिटी दी होती तो हमको कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब देख लेते हैं, अब ये एसिडिक मीडियम में डाला गया है, तो आपको पता है K2Cr27 बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाएगा, Cr3+, और आपका ये जो ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट कहाँ चला जाएगा, CO2, और Na+ तो +1 ऑक्सीडेशन रहता है तो वो तो कहीं जाएगा नहीं। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये तो हो रहा है रिड्यूस, और ये क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब हम इनके एन फैक्टर देख लेते हैं। ये +6 से +3 जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि 3 का चेंज 2 के लिए 6 का चेंज। यहाँ पे आपका +3 से कहाँ जा रहा है +4, तो 1 का चेंज 2 के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। करेक्ट। इसी के बेसिस पे हम क्या कह देंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4। सही है, बहुत बढ़िया। तो अब आप बताइए, इसकी मोलरिटी दी है तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम लगाएंगे, इसमें भी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो मोलरिटी दी है वो आपको कितनी दी है 0.2, और एन फैक्टर कितना है इसका 6, और वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं V। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या मान लेते हैं V दिया है, और डिवाइड बाय
1000 डिवाइड बाय 1000, ये बराबर होगा आपका, इसकी मोलरिटी दी है 0.3 इंटू आपका एन फैक्टर कितना है 2 और वॉल्यूम दिया है कितना 50 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 25 ml। देखिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि H2O2 है आपका और वो Ki से रिएक्शन करता है और I2 लिबरेट करता है, बाकी और कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो आप समझिए हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि -1 ऑक्सीडेशन था, 0 पे जा रहा है, तो बेटा ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2O2 क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर H2O2 रिड्यूस होगा तो वो बनाएगा क्या, आपका H2O में जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि H2O2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो O2 में जाता है, जब वो रिड्यूस होता है तो H2O में जाता है। क्योंकि ये -1 ऑक्सीडेशन तो ये 0 जाएगा, ये -1 है तो -2 जाएगा। तो देखिए यहाँ रिड्यूस हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, ये तो हम कह सकते हैं क्योंकि इन सभी के इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब जो H2O2 के बारे में क्या दिया आपको, मोलरिटी दी है। अगर मोलरिटी दी है तो हम इसमें फॉर्मूला क्या लेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 निकालना है, तो I2 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी, उसकी वेट दिया है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे। सिंपल सी बात है, जो इंफॉर्मेशन दी है वही लगाइए। अब इसकी मोलरिटी हमको पता करना है। एन फैक्टर H2O2 का ऑलवेज 2 होता है, आपको पता है, मैंने ड्राइव भी करा, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं -1 से -2 जा रहा है, तो एक का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा। और वॉल्यूम आपका कितना है, वॉल्यूम आपका दिया है 5 ml, तो डिवाइड बाय 1000, करेक्ट। और वेट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1.27 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 127, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका I2 का 127 होता है। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मोलरिटी आ जाएगी 1 मोल पर लीटर, करेक्ट। ये आपका फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, सिंपल हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं और फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिएगा। 9 पे आपको क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 1 मोल ऑफ K2C2O4। तो आप समझिए कि आपको दिया है KMnO4, अब मोल्स दिया है, तो आप समझ रहे होंगे कि हमको फिर से एन फैक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारा एसिडिक मीडियम दिया है, तो KMnO4 के बारे में तो सोचना नहीं है, वो Mn2+ जाएगा। अब ये +7 से +2 में जा रहा है, तो ये तो हो रहा है रिड्यूस, ठीक है, ये तो रिड्यूस हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे K तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो कार्बन ही है +3 में, तो कहाँ चला जाएगा CO2 में, +4 में, तो इसके हिसाब से ये ऑक्सीडाइज होगा। अब अगर हम इसका एन फैक्टर देखें तो +3 से +4, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ जाएगा, और यहाँ +7 से +5, तो एन फैक्टर आपका 5 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ K2C2O4 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये लिख सकते हैं तो हमको KMnO4 के मोल्स पूछे, तो हम क्या करेंगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर लगा देंगे, करेक्ट। अच्छा, K2Cr2 से मोल ही दिया है, तो मोल इंटू एन फैक्टर लगा देंगे। अब यहाँ पे जो KMnO4 है उसके मोल्स आपको निकालने हैं, तो उसको n मान लीजिए, इसका n फैक्टर कितना है 5, और यहाँ पे आपको मोल्स कितने दिए हैं 1, और इसका n फैक्टर कितना है 2, तो आपका n की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5। क्या समझ में आ रहा है सबको, n फैक्टर आपका मोल्स कितने होंगे 2/5 मोल होंगे, कितने रिक्वायरमेंट, 9th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन में देख लीजिए। 10th क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 10th क्वेश्चन दिया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ 0.3 मोलर FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम।
सिंपल सी बात है, फिर से आपको एन फैक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, तो KMnO4 और FeC2O4 गोज टू, अब आपको एसिडिक मीडियम दिया है तो आपका ये Mn2 में चला जाएगा। अब सिंपल समझिए, ये +7 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे सभी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अब ऑक्सीडाइज होने के लिए है कौन कौन, यहाँ पे आयरन +2 पे है, कार्बन +3 पे है, दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे। ये +2 में जाएगा और ये CO2 में जाएगा। अब समझिए, ये +7 से +2 जा रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे +2 से +3 जाएगा, सॉरी +3 जाएगा, तो +2 से +3 जाएगा तो इसका चेंज कितना आएगा 1, और साथ में +3 से +4 जा रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। दोनों का अगर जोड़ देंगे, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल का चाहिए, तो हमें 3 एन फैक्टर आ जाएगा। अब हम वो बात बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, KMnO4 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी, मोलरिटी दी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। सिमिलरली FeC2O4 का भी मोलरिटी दिया है, तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मोलरिटी है 0.1 और KMnO4 का एन फैक्टर है 5 और वॉल्यूम हमको निकालना है डिवाइड बाई 1000, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोलरिटी दी है 0.3 इंटू एन फैक्टर हमें पता है 3 और वॉल्यूम हमारे पास है 100 और डिवाइड बाई 1000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 188 ml, ठीक है, 180 ml, 180 ml आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका 10th का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeC2O4 आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। कोई बात नहीं, आप क्या करिएगा कि आप फिर से यहाँ पे लिखिए KMnO4 और इसकी रिएक्शन करानी है FeC2O4 और एसिडिक मीडियम पड़ा हुआ है तो ये जाएगा Mn2+। तो बेटा ये तो हो रहा है आपका क्या, ऑक्सीडाइज, सॉरी रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे सबको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो फिर से वही सेम रिएक्शन है कि Fe3+ जाएगा और ये CO2 में जाएगा, ठीक है। इसका एन फैक्टर कितना होगा 5 और इसका एन फैक्टर कितना होगा आपका 3, जैसे कि मैंने अभी पीछे प्रूव किया है। तो आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, ठीक है, बहुत बढ़िया लिख दिया। अब हमको बताइए कि आप यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो लिखे हैं, अब इसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या दिया है, मोल्स दिया है, सही बात है। तो मोल्स करेंगे इनटू एन फैक्टर करेंगे। अब इसके इक्विवेलेंट निकालना है, इसके भी मोल ही निकालने हैं, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर ही करेंगे। अब बताइए इसके मोल्स कितने दिए हैं 2, एन फैक्टर कितना है 5। अच्छा, इसके मोल्स निकालने हैं, इसका एन फैक्टर कितना है 3, तो अब बताइए एन कितना आ जाएगा 10/3 मोल्स चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन में कह रहा है 100 ml ऑफ x मोलर KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 200 ml ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट इन एसिडिक मीडियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब समझिए कि आपको KMnO4 की रिएक्शन करा रहा है किससे, फेरिक ऑक्सिलेट C2O4 होल थ्राइस, और अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो ये तो Mn2+ में जाएगा, और अगर ये Mn2+ में जाएगा तो ये तो हो रहा है क्या, रिड्यूस, ठीक है, और ये क्या होगा ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे आयरन +3 में है, कार्बन आपका +3 में है, आयरन ऑलरेडी +3 में है तो वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन जो कार्बन है आपका +3 में है तो वो कहाँ चला जाएगा, CO2 में +4 में, करेक्ट। अब समझिए क्या मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस, यस लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो KMnO4 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, आपको मोलरिटी दी है, तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, इसके बारे में क्या दिया, मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम,
सही है। अब हमारे पास बताओ मोलरिटी आपको कितना दिया है x, n फैक्टर कितना दिया है आपका 5। आपको पता है यहाँ पे कितना होगा n फैक्टर, +7 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा 5। सही है। और यहाँ पे इसका तो देखेंगे नहीं, इसका देखेंगे, +3 से कहाँ जा रहा है, +4, 1 का चेंज, एलिमेंट कितने हैं 6, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए K-4 का n फैक्टर हो गया 5, वॉल्यूम कितना दिया है आपको 100 डिवाइड बाई 1000। सही है। अब इसका मोलरिटी कितना दिया है, फेरिक ऑक्सीलेट का 0.2, n फैक्टर आपको पता हो गया 6, और वॉल्यूम कितना है आपका 200 डिवाइड बाई 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका 24/50, x आ जाएगा आपका 24/50। तो ये आपको उसकी मोलरिटी आ गई, मतलब मोल पर। ठीक है, सिंपल सी जो गलती आप करेंगे वो गलती है सिर्फ और सिर्फ n फैक्टर में, और कोई गलती आप कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन इतने आसान है इसके। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में आपको कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 नॉर्मल KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 मिलीग्राम ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट, फेरस ऑक्सीलेट इन एसिडिक मीडियम। कोई बात नहीं, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी देख रखा है, बहुत बढ़िया बात है। आप क्या करिए, KMnO4 की रिएक्शन फेरस ऑक्सीलेट से कराइए। आपकी बार फेरस ऑक्सीलेट है, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो KMnO4 तो Mn2+ में चला जाता है, और ये हो रहा है आपका रिड्यूस हो रहा है। और समझिए ये +7 से +2 जा रहा है, तो इसका n फैक्टर तो 5 ही होना है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इनको सबको ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने वाला कौन है, आयरन। आयरन +3 में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे +2 में है। कार्बन यहाँ +3 में है तो ये चला जाएगा CO2 +4 में। अब इसके हिसाब से अगर आप इसका n फैक्टर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका n फैक्टर 5 है। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 होगा कि नहीं। अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, KMnO4 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, KMnO4 के बारे में इंफॉर्मेशन नॉर्मेलिटी दी है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे n फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी इस केस में, क्यों, क्योंकि आपको नॉर्मेलिटी दी है। अच्छा, इस केस में क्या दिया है, वेट दिया है, तो हम क्या करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बहुत सही। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी आपको कितनी दी है 0.2, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है, डिवाइड बाय 1000। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आपको 10 मिलीग्राम दिया है तो उसको ग्राम में चेंज कर दीजिए। करेक्ट, ये ग्राम हो गया। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 144, और डिवाइड बाय n फैक्टर कितना है उसका 3। जब आप इसको सॉल्व, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका 1.04 ml। ये फाइनल आपका आंसर है। ठीक है। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देख लें फिर से एक बार, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr27 ऑल रिक्वायर्ड टू रिएक्ट दिस। तो आपको क्या दिया है, K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है Cu2S से। ठीक है, और वो जा कहाँ रहा है, Cu2+ और Cr3+ और SO2। ठीक है, ये आपको दिया। अब समझिए कि क्या इस रिएक्शन से मैं लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S होगा कि नहीं। ठीक है, होगा, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, इनके भी मोल, तो आप क्या लगाएंगे, मोल्स इंटू n फैक्टर। अच्छा, इसमें भी वही मोल्स दिया है तो मोल्स इंटू n फैक्टर। सही है। अब बात यह आ जाती है कि मोल्स, हमें अगर मोल्स दिए तो n फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब यहां पे जाते हैं तो ये +6 है और ये जा रहा है आपका +3 में, तो आप समझिए कि इसका n फैक्टर क्या होगा, तो इसका n फैक्टर होगा आपका 6। और अब यहां पे समझ लेते हैं, ये दो जगह जा रहा है, +1 से +2 जा रहा है, और ये -2 से +4 जा रहा है। तो आप समझिए +1 से +2 जा रहा है तो 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, प्लस -2 से +4 जा रहा है 6 का चेंज, तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा 8। अब बेटा इसके मोल्स कितने दिए हैं आपके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस, इसके मोल्स निकालने हैं तो आप इसको क्या मान लो n, इसको क्या मान लो n, और इसका n फैक्टर कितना है 6।
इक्वल टू इसके मोल्स कितने दिए हैं 2.5 और इसका एन फैक्टर कितना है 8। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 3.33 मोल। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, लेकिन देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ के आगे पीछे, हमसे गलती से छूट गया, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन दिया है आपको, K2Cr2O7 प्लस Cu2S है और वो जा रहा है आपका Cu2 प्लस प्लस SO2 और प्लस Cr3 प्लस। फिर से सेम क्वेश्चन दिया, आप फिर से यही कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S। सही है, बहुत बढ़िया। हमारे पास इसके बारे में क्या पूछा, मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, इसके बारे में भी मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। सही है, तो आप बताइए कि इसका अब हमको इसको एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा यहाँ +6 है और यहाँ +3 जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका एन फैक्टर बता दीजिए। इसका एन फैक्टर कितना होगा, आपका 6 आ जाएगा। और इसका एन फैक्टर देख लेते हैं, ये दो जगह जा रहा है, क्यों, क्योंकि +1 है और +1 से +2 जा रहा है, और ये -2 है और ये +4 जा रहा है। तो आप देखिए +1 से +2 जा रहा है, तो एक का चेंज, दो के लिए दो का चेंज, -2 से +4 जा रहा है 6 का चेंज, तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे आपका जो मोलरिटी दी है वो 0.1 है और जो इसका एन फैक्टर है वो आपका 6 है। वॉल्यूम जो आपको दिया है वो आपको निकालना है, डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू, इसकी मोलरिटी दी है 0.2 और इसका एन फैक्टर दिया है 8, इसका वॉल्यूम दिया है 50 डिवाइड बाय 1000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो आपको है वो आ जाएगा 133.33 ml। ये आपका वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है उसको देख लेते हैं। 80 ml of KMnO4 solution react with 3.4 gram of Na2CO2 this in acidic medium, find the molarity of KMnO4। आप समझिए कि आपको KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही है Na2C2O4 और वो भी एसिडिक मीडियम में, तो आपको ये तो Mn2 प्लस में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हो रहा है रिड्यूस, तो बेटा ये होगा आपका ऑक्सीडाइज और चला जाएगा CO2 में। इतनी देर में आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ। अब क्या ले सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट के लिए इसका क्या दिया है आपको 0.80 ग्राम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन रिएक्ट विद मोलरिटी पूछी, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, इसके बारे में वेट दिया तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मोलरिटी जो आपको दी है वो पूछी गई है, तो m मान लेते हैं। n फैक्टर कितना है, अब n फैक्टर देखते हैं, तो +7 से +2 तो मतलब 5 आ जाएगा। यहाँ पे +3 से +4 जा रहा है, तो इसका n फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 80 डिवाइड बाई 1000 और यहाँ पे आपको वेट दिया है आपका कितना 3.4 ग्राम डिवाइड 4 ग्राम, मॉलिकुलर वेट होगा 170, एन फैक्टर इसका आ जाएगा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी 0.1 मोल पर लीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 16 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन क्या है, 6 moles of a solution An plus is required 2 moles of this। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। कह रहा है कि An प्लस है और वो रिएक्शन करता है Cr2O7 2- से और ऑक्सीडेशन होके ये चला जाता है AO3- में और ये चला जाता है आपका, चूंकि एसिडिक मीडियम है तो ये तो चला जाएगा Cr3+ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें एक बात पता है कि इक्विवेलेंट ऑफ An प्लस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7। अब समझिए ये हमने लिख लिया। अब इसका क्या दिया है, मोल इंटू एन फैक्टर, इसका क्या दिया है, मोल इंटू एन फैक्टर। अब समझिए बेटा कि मोल आपका इसका कितना दिया, अब एन फैक्टर पता करना है, तो सबसे पहले इसका +6 है और ये +3 में जा रहा है, +6 से +3 जा रहा है, तो बताइए 6 का चेंज होगा क्योंकि दो एलिमेंट है, ये 6 का चेंज होगा। ये
n प्लस से आपका कितना है +5 जा रहा है, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट में तो 5 माइनस n, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप समझिए ये 5 माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट में किया गया तो 5 माइनस n आ गया। तो जो वैल्यू होगी, क्योंकि n फैक्टर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये n की वैल्यू 5 से कम ही होनी चाहिए। ये बात हमको यहाँ से कंफर्म हो रही है, क्योंकि n फैक्टर कभी निगेटिव नहीं होता और 0 नहीं होता है। तो ये जब हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे 5 से कोई बड़ी वैल्यू n पे हो नहीं सकती, तो मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो 5 से कम ही होगी। अब चेक कर लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया कितना है 6 मोल्स, इसका n फैक्टर कितना है 5 माइनस n, और ये आपका मोल्स कितना दिया है आपको, इसके मोल्स दिए हैं 2। ओके, इसका n फैक्टर कितना है 6, तो आप इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 6n, ये आ जाएगा आपका 12। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो आपका n जो है, मतलब n की वैल्यू जो इसके ऊपर ये जो n लगा है, इसकी वैल्यू कितना है 3, मतलब ये आपका एलिमेंट कितना था A3 प्लस। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन के सॉल्यूशन है।